आज भी हमारे देश में जिस एक संस्था की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा है और उसके सदस्यों के पराक्रम, उनकी गौरवशाली इतिहास युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करती है, वो है हमारी भारतीय सेना। तो आज अगर आप रोज़गार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं तो ये हमेशा से भारतीय युवाओं को लुभाता है। अगर ऑफिसर्स रैंक पे जाना है तो उसकी प्रक्रिया के तमाम सारे साधनों में एक प्रक्रिया है एनडीए का एग्ज़ाम, जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन ये एग्ज़ाम जिन पदों पर आपको पहुंचाता है उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। आपको एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट देने के लिए जो आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आंकने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की जो परिचर्चा है उसमें हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि इस परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न पत्र हैं उसमें जो विषय हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, अपने सिलेक्शन को श्योर शॉट कैसे बनाया जाए। तो इसी क्रम में बिना कोई वक्त गंवाए हुए हमारे बीच नीलेश सर बैठे हुए हैं। मैथ्स के जाने माने फैकल्टी हैं, एनडीए और अलग अलग डिफेंस सर्विसेज में पिछले 20 वर्षों से इनका अध्यापन का अनुभव रहा है। देश के कई सारे भागों में इन्होंने अध्यापन किया है। इसी तरीके से प्रताप सर इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इन सब के बीच में मैं आपसे थोड़ा सा जीएस के कंटेंट के बारे में बात करूंगा। तो आज हम सब लोगों का मोटिव ये है कि आपका जो भी फियर फैक्टर है एनडीए के एग्जाम्स को लेकर उसको सॉल्व किया जाए, शॉर्ट आउट किया जाए। तो सर सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। मैथ्स एक बड़ा हर्डल है, 300 मार्क्स का प्रश्न पत्र आता है और उसमें अभी चूंकि बच्चे अभी 12वीं पास करके निकले होते हैं, स्कूल की प्रैक्टिसेस है, एकेडमिक्स की पढ़ाई, और अचानक से कंपटीशन, वो भी इस लेवल का कंपटीशन आता है। तो जो बड़ी समस्या है कि कैसे इस हर्डल को, मैथ्स जो सबसे बड़ा हर्डल है, उसको कैसे शॉर्ट आउट करें। सबसे पहली हर्डल तो यही है। तो आप क्या सुझाव देंगे बच्चों को? जी बिल्कुल। सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नीलेश सिंह और मैं पिछले करीब 20 सालों से अधिक समय से मैथ का फैकल्टी हूँ और डिफेंस फील्ड के मैंने करीब लाखों बच्चों को पढ़ाया हुआ है। एक जो बड़ी समस्या है बच्चों के सामने वो है गणित को लेकर के, कि हम गणित को कैसे डील करें। क्योंकि जो बच्चे 12th पास करके आते हैं उन्हें एक आदत सी पड़ी रहती है बोर्ड के एग्ज़ाम में मात्र 30 सवाल करने की, और वो 30 सवाल जो होते हैं उनकी टाइमिंग होती है 3 घंटे की। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2.5 घंटे में 120 सवाल करने हैं। ठीक है, मैथ का लहजा वही है, मैथ की स्टाइल वही है, सवाल वही हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, सारा टॉपिक वही है, पूरा 11 12 पूरा कंबाइंड हो जाता है। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो नॉलेज को ना लेकर के 2.5 घंटे में 120 सवालों को करने को लेकर के है। एक बात तो ये सामने आती है। दूसरा ये होता है कि जब बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है तो उसकी जो तैयारी का लहजा होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। यहाँ पर आपको उन 2.5 घंटों में 120 सवाल को हैंडल करना है। अब चाहे पढ़ाने वाला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी आ जाए, 2.5 घंटे में 120 सवाल, बड़े बड़े सवाल कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सारे सवालों की लेंथ मिनिमम आईआईटी मेंस लेवल तक की होती है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये आपको बताते हैं कि हम 120 सवालों में कम से कम गणित के हम कितने सवाल कर लें कि हम कम से कम पास हो जाएं। तो हमारा मानना है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि 120 सवालों में अगर आप 45 सवाल टच कर लेते हैं तो आपकी एसएसबी कॉल आ जाएगी। लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल सिक्योर रहें, इसलिए अच्छा माना जाता है कि 120 सवालों में आप कम से कम 65 से 70 सवालों को टच करें। आप, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तो एक सवाल हमारा होता है करीब 2.5 नंबर का, तो इन सवालों में करीब 1/3 नंबर हमारी जो है निगेटिव मार्किंग है, तो 0.88 हमारा नंबर कटेगा। तो हम 65 से 75 क्वेश्चन अगर 120 में सही तरीके से टच कर लेते हैं निगेटिव को बचाते हुए, तो हम ये मान लें कि हम एसएसबी की मेरिट में अच्छा करेंगे। तो बच्चों को चाहिए कि वो ये ध्यान ना दें कि हम 120 सवालों में पूरा करके आएँ, क्योंकि पूरा होना ही मुश्किल है। क्योंकि जो बच्चे बोर्ड से आते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनकी एक मंशा होती है कि हम 120 सवाल में पूरा करके आएंगे। आप चाहे कितना भी टॉपर हों, कितने भी अच्छे बच्चे हों, लेकिन 120 सवालों में आप 90 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। बहुत जो खास बच्चे होंगे जिन्हें सवाल याद हैं, कुछ सवाल फंस गए हैं, आए हुए, तो ऐसे बच्चे 90 तक पहुंचते हैं, 90-95 तक। अमूमन पूरे जो एक देश की बात है, आपको 65 से 75 क्वेश्चनों को गणित में
120 सवालों में सही तरीके से मार्क करना है। अब रही बात कट ऑफ को लेकर के, तो जो 2019 का टॉपर है, रिपुंजय नाथानी, उसको टोटल नंबर मिले हैं 1800 में मात्र 1015। अब आप कल्पना करें कि जो बच्चा टॉपर होता है, जिस बच्चे के सीबीएसई बोर्ड में नंबर आते हैं 96% के ऊपर, वो बच्चा, वैसे ही बच्चे यहाँ पर 1800 में 900 नंबर का आपका पेपर होता है और एसएसबी के नंबर होते हैं 900 नंबर। इन 900 नंबर में आपकी 300 नंबर की मैथ होती है और 600 नंबर का आपका जीएस होता है। उन 600 नंबर के जीएस में 200 नंबर अलॉट होते हैं इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन, और 400 का आपका जीएस होता है। बचे हुए 300 नंबर आपके होते हैं मैथ के। तो कुल मिलाकर के ये 900 नंबर आपके पेपर के हो गए, जो आपका एग्जाम हुआ, जिसका नाम होता है पेपर 1, पेपर 2। इसके बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक अपना इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, उसके 600 नंबर और होते हैं, 900 नंबर। तो 900 नंबर आपके पेपर वाले और 900 नंबर आपके एसएसबी वाले, ये टोटल एक दायरा पहुंचता है 1800 नंबर के आसपास। इन 1800 नंबर में जो बच्चा 12th पास होके आया है, वो कल्पना करता है कि मेरे नंबर 1500 आ जाएंगे, 1700 आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे जी। इस बार के जो टॉपर हैं रिपुंजय नाथानी, उनके नंबर मात्र 56.38% वो मार्क्स पाके 1800 में 1015 उनके नंबर हैं, और वो ऑल इंडिया टॉपर बने हैं एनडीए 2019 सेकंड पेपर के। तो मेरी बच्चों को सलाह है कि कम समय में नेगेटिव मार्किंग में ना फंसते हुए हम गणित जैसे जटिल विषय में मात्र कोशिश करें कि हम 65 से 75 क्वेश्चन तक सही हम ऑप्ट करें। सर यहाँ प्रताप सर, मैं यहाँ एक चीज़ और, जैसे सर ने अभी अंग्रेजी माध्यम को आधार बना के बताया, जो इसका जो पेपर है जिसमें अंग्रेजी आती है 200 मार्क्स की, ये बड़ा हर्डल। अच्छा, अंग्रेजी न केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो तो हर्डल है ही है, वो तो सबके लिए है। वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो इंग्लिश ठीक है, ही कैन बी गुड इन स्पीकिंग, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट है कि अंग्रेजी वाले पोर्शन को शॉर्ट आउट करे, तो उसके लिए आप क्या उनको सलाह देंगे कि न केवल वो रिक्वायर्ड कट ऑफ अरेंज कर दे होता, और वो फियर फैक्टर अंग्रेजी वाला वो कैसे निकले? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं इंग्लिश की अगर बात करूँ तो चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को अपने लिए सबसे बड़ा हर्डल मानता है। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको हर्डल इसलिए मानते हैं क्योंकि वो, एक तो सबसे पहली बात है कि हिंदी लिंग्विस्टिक रीजन से हैं, ठीक है, और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड से फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, किस तरह से सेंटेंस में उनको यूज़ करना है इसके बारे में वो नहीं जान पाते हैं। अब बात करता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑफ कोर्स एक तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत सारे वर्ड से फैमिलियर होते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उनकी अच्छी होती है। लेकिन जब बात आती है इस एग्ज़ाम के जिसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है, और इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जो इंग्लिश बोली जाती है और जो इंग्लिश यहाँ पर पूछी जा रही है पूरी तरह से, हाँ, वो पूरी तरह से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। जो स्पोकन इंग्लिश होती है, जो हम बोल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब ये होता है कि एक्चुअली उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जिस तरह से हम हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कई बार हम जो है सब्जेक्ट कहीं और लगा देते हैं, एंड में लगा देते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ न कुछ चीज इधर उधर कर देते हैं, उन पे बहुत ध्यान नहीं देते, वो भाव हम लोग समझ जाते हैं, जी, लेकिन वो सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में भी गलत ही होता है। सेम वही चीज इंग्लिश में भी है, वहाँ फ्लुएंसी मेंटेन होती है, बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का फ्लुएंटली बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो ग्रामेटिकली कई बार सही नहीं होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश हमारे कॉम्पिटिशन में आती है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, वहाँ पर जो इंग्लिश आती है पूरी तरह से रिटेन इंग्लिश उसको हम बोलते हैं, या फिर फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मल इंग्लिश में हर किसी से गलतियाँ होती हैं। और दूसरी चीज़ वो इस तरह से भी अलग है कि वहाँ तो सिर्फ वो बोल रहा है, लेकिन वहाँ सिर्फ बोलने की बात नहीं हो रही, मतलब सिर्फ एक सेंटेंस ही नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे अगर हम इंग्लिश का पेपर देखें, एनालाइज करें पूरे पेपर को अब तक, तो उसमें कई सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एरर के क्वेश्चन आते हैं, अभी जो मैं गलतियों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ वो तो एरर में आ जाएगा, ठीक है। वो एरर के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे स्पॉट करना होता है हमें कि इस सेंटेंस में 4 पार्ट्स होंगे, कहीं पर एक गलती होगी, एरर होगा, वो हमें चूज करना होता है। उसके अलावा वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है,
एरर के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के साथ वो वोकैबुलरी में है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ भी है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ भी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से है क्योंकि वो तो कभी पढ़ाई नहीं है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से है कि वो जो है जिस तरह के वर्ड वहाँ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसने नहीं पढ़ा है। जी जी, वो तो जनरल कन्वर्सेशन के वर्ड्स पढ़ा हुआ है, जी जी, वहाँ तो जनरल कन्वर्सेशन के वर्ड्स तो आएंगे नहीं जी। तो वहाँ पे अब जो प्रॉब्लम है बच्चे को याद करने की है कि वोकैब हम कैसे याद करें, और सबसे ज़्यादा इरिटेशन बच्चों को यहीं पर होती है वोकैबुलरी में ही, कि कैसे हम याद करें। एंटोनिम्स याद कर रहे हैं, सिनोनिम्स याद कर रहे हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, ईडियम्स याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो इनको याद करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनके भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे वोकैब याद करने के कई सारे तरीके हैं। अगर मुझे किसी वर्ड की मीनिंग याद करनी है तो कई सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, कई सारी ट्रिक्स हैं याद करने की, लेकिन जो है बच्चा इन सब सोर्सेज तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे भी मैं बुक की बात कर रहा था तो एक बुक बहुत अच्छी है और हर कोई, इनफैक्ट कोई भी कंपटीशन का बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो इसके बारे में जानता है। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस की बुक है, ठीक है। आप भी बहुत पॉपुलर बुक है जी, इसको रेड बुक कहा जाता है, रेड बुक ऑफ लाल किताब बोलते हैं अंग्रेजी की, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही पॉपुलर बुक है और सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट अब्रॉड भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में इस बुक की सबसे ज्यादा बिक्री होती है जी, ठीक है। तो ये एक बुक है जिसको लेकर हम एटिमोलॉजी के थ्रू, एटिमोलॉजी में हम लोग रूट वर्ड, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है वोकैब को याद करना। इसके अलावा नेमोनिक्स होती हैं, ठीक है। नेमोनिक्स की बहुत सारी ऐप्स भी हैं, फ्री ऐप्स भी हैं आपके इस पे अवेलेबल हैं, क्या बोलते हैं, गूगल प्ले पे, जी जी, ठीक है। लेकिन जो नेमोनिक्स खासकर मैं कराता हूँ और जो नेमोनिक्स वहाँ पर है उनमें बहुत डिफरेंस है, जी जी। क्योंकि मैं जो नेमोनिक्स कराता हूँ वो एकदम रियल लाइफ से अटैच होते हैं, जिससे बच्चों को एकदम याद हो जाता है तुरंत। उसके बाद बच्चा कभी रिलेट कर देते हैं उनके अपनी लाइफ से, बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए कि बच्चा मूवी थिएटर में बैठा हुआ है, सॉन्ग देख रहा होता है, सॉन्ग वो 1-2 बार सुनता है और एक सॉन्ग में कम से कम 25 से 30 लाइन्स होती हैं, ठीक है, 3 स्टैंजास होते हैं कम से कम बॉलीवुड सॉन्ग्स में। तो ये जो 3 स्टैंजा है 25-30 लाइन की, उसको जो है 2 बार सुनने में याद हो जाता है। लेकिन अगर वही उतनी ही लाइंस की उसको पोयम दी जाए तो वो 25-30 बार उसको रटेगा, उसके बावजूद भी हार्डली कोई बच्चा होगा जो पूरा पोयम एकदम एग्जैक्टली सही बताएगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कुछ नहीं, नेमोनिक्स का ये गेम है। नेमोनिक्स में एक्चुअली हम लोग उसको विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है। बच्चा जब सॉन्ग सुन रहा होता है तो वो विजुअलाइज कर रहा होता है, खुद उसको फील कर रहा होता है, लेकिन जब उसको पोयम याद कराने की बात की जाती है तब उसको कोई फीलिंग नहीं आ रही, अरे यार पोयम, उसको क्या मान लेता है, हर्डल मान लेता है। तो इस तरीके से जो है उसको याद नहीं हो पाता। तो हम लोग यहाँ पे वही करते हैं, नेमोनिक्स में हम लोग बच्चों को एकदम किसी फैमिलियर चीज़ से रिलेट कर देते हैं वर्ड को, जिससे वो कभी नहीं भूलेगा जी। तीसरा जो है ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आप तो खुद जीएस के टीचर हैं, तो आपने बच्चों को नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, दर्रों के नाम कैसे याद कराते हैं। एक दर्रे का इनिशियल लिया, उससे एक सेंटेंस बना दिया कोई फनी सा, फिर हम लोग उसमें दिखा देते हैं इस लेटर से ये दर्रे का नाम है, इस लेटर से ये दर्रे का नाम है, या इस नदी का नाम है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में भी जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वोकैब याद करने की, इसमें भी हम लोग एक ट्रिक्स बना देते हैं इनिशियल्स लेकर हर वर्ड का, और वो ट्रिक कुछ इस तरह से होता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं। फिर उसमें हम लोग ये दिखा देते हैं कि इस लेटर से ये वर्ड बनेगा, इस लेटर से ये वर्ड बनेगा, इस लेटर से ये वर्ड बनेगा, ये सारे सिनोनिम है। तो इस तरह से ये भी एक तरीका हो गया। तो अगर बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। फिर तीसरी चीज़ आती है वोकैब की एक सेक्शन है ईडियम्स। बच्चा ईडियम्स रट रट के जो है पागल हो जाता है, लेकिन अगर ईडियम्स को समझे, क्योंकि अगर कोई भी ईडियम्स, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में उसको मुहावरे कहा गया है, इंग्लिश में उसी को ईडियम्स कहा गया है, तो हर ईडियम्स के बनने के पीछे एक स्टोरी या लॉजिक होती है। बिना स्टोरी या लॉजिक के कोई ईडियम बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर हम उस लॉजिक या स्टोरी को समझ लें तो बहुत आसानी से हमें कभी ईडियम रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बार हमने लॉजिक समझ लिया आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा ईडियम है एक्लिस हील, ठीक है, एक्लिस हील, हाँ जी। उसको ऑशिल्स भी पढ़ते हैं, जैसे जो लैटिन वगैरह के लैंग्वेज में उसको ऑशिल्स पढ़ते हैं, हमारे यहाँ उसको एक्लिस पढ़ते हैं, ठीक है, एक्लिस हील। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर बच्चा इसको रटता है तो इसका मतलब वो वीक पॉइंट रटता है, लेकिन कई बार वो रटने के बाद भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्योंकि उसने लॉजिक तो समझा ही नहीं कि एक्लिस हील का मतलब वीक पॉइंट क्यों है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। अब अगर उस स्टोरी को मैं महाभारत से रिलेट करूं, जैसे हमारे यहाँ महाभारत में जब सारे युद्ध के दौरान सारे कौरव मर गए, सिर्फ दुर्योधन बचा, तो गांधारी ने बुलाया दुर्योधन को और कहा कि जाओ स्नान करके आओ और उसके बाद जो है निर्वस्त्र होकर आना, मैं अपना ये पट्टी हटाऊंगी तो जो उसकी शक्ति निकलेगी उससे तुम्हारा शरीर
एकदम स्ट्रांग हो जाएगा वज्र जैसा और कभी कुछ नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण चालाक थे, उन्होंने देख लिया दुर्योधन को इस तरह से पोजीशन जाते हुए, तो उन्होंने उसको समझाया कि वो तो माँ है, ठीक है, हाँ वो तो माँ है, वो तो कुछ भी कहेंगी, लेकिन तुम तो इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो, तो कम से कम इस तरह से नग्नावस्था में न जाकर ये केले का पत्ता लपेट लो। तो वो केले का पत्ता लपेट के गया, तो जब गांधारी ने पट्टी हटाई तो उसका पूरा बॉडी जो है बस खाली उस थाइस के पार्ट को और कमर के पार्ट को छोड़कर पूरा बॉडी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। और आप सभी ने महाभारत में देखा भी होगा कि उसी वजह से उसकी डेथ होती है। जी जी। तो वो क्या हो गया, उसका वीक पॉइंट हो गया। इसी तरह से जो एखिलीस था, ये यूनान में एक देव का पुत्र था, देवी का पुत्र था। तो जब वो पैदा हुआ तो उसको उसकी माँ जो हो गई, वहां पे एक टिक्स नदी है, उस नदी में उल्टा ऐसे लटका दिया एड़ी पकड़कर, ठीक है। तो उसकी बॉडी का पूरा पार्ट क्या हो गया, भीग गया पानी में। तो वो चूंकि दैवी नदी थी तो उसमें भीग कर वो पूरा स्ट्रांग हो गया, लेकिन वो हील जो पकड़ी थी वो बाहर ही रह गया, तो वो क्या रह गया, वीक रह गया। और आपने ट्रॉय मूवी में देखा भी होगा कि एंड में जो है पर्सियस ने उसको जो एरो मारा था, तीर मारा था, कहाँ पे मारा था, उसके एड़ी पर ही मारा था। तो वो क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया। अब अगर बच्चों को इस तरह से ये स्टोरी बता दी, वीक पॉइंट, हाँ, ओके ओके जी। तो अगर ये हाँ, अगर ये तरीके से स्टोरी या लॉजिक बच्चों को समझा दिया जाए, और सिर्फ मैं इस एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इडियम की, हाँ, हर इडियम की अपनी एक स्टोरी है या फिर अपना एक लॉजिक है। बिना लॉजिक के, बिना स्टोरी के इडियम्स बन ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तो कुछ हाँ, ये तो हो गई इडियम्स की बात। उसके बाद फिर फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं। फिलर्स के क्वेश्चन वोकैब बेस्ड भी हो सकते हैं और ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं। उसके अलावा पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं। और एनडीए का जो पेपर है ना, इसमें मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे अगर आप दूसरे पेपर्स की बात करें, एसएससी वगैरह के, बैंक वगैरह की, इनका एक फिक्स पैटर्न है, ये यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एनडीए का जो पेपर का है ना, इंग्लिश में फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे किसी साल सिंथेसिस भी पूछ लिया जाता है। जनरली सिंथेसिस कोई टीचर ग्रामर की क्लास में नहीं पढ़ाता है, लेकिन अभी जो रिसेंट के पेपर्स हुए हैं एनडीए के, अगर देखा जाए तो वहाँ सिंथेसिस के भी क्वेश्चन आते हैं। सिंथेसिस में हमें क्या करना होता है, सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी आ गया। अब टीचर अगर नहीं पढ़ाया है क्लास में तो क्या होगा, बच्चा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। और 5 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल इंग्लिश के, 200 मार्क्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लास में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और एसएससी कभी वेटेज नहीं बताता, सॉरी यूपीएससी कभी वेटेज नहीं दी है कि इस टॉपिक से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने नंबर। इसलिए ग्रामर तो हमें पूरा तैयार करना पड़ेगा। उसमें हम कोई भी वो नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से ये मत लो, यहाँ से ये मत लो। यहाँ तो आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में 2 पार्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं, वोकैब है, ग्रामर है। ग्रामर के लिए एक सर्टेन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप फोकस करेंगे तो तैयार हो जाता है। वोकैब्स जैसा सर ने बताया कि उसको डेली लाइफ से अगर आप जोड़ के देते हैं तो बहुत ईजिली याद हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा विषयों के डिटेल में नहीं जाऊँगा। मोटे तौर पे जो सभी विद्यार्थियों को समझने वाली बात है कि जो जीएस का सेक्शन रखा गया है, खास करके इन डिफेंस सर्विसेज में, मोटिव यहाँ आपसे विषय की जानकारी बहुत वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इन मैथ आप हिस्ट्री कितनी जानते हैं, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स। यहाँ मोटिव केवल इतना कि हाउ यू आर अवेयर विद योर सराउंडिंग्स। ये बेसिकली आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप अपने चारों तरफ के वातावरण से कितने परिचित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके एक ऑफिसर्स के लिए जिसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में तमाम सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने होते हैं। तो इन चीज़ों को तय करने का, इन चीज़ों को चेक करने का क्या तरीका हो सकता है? तो यही तरीका हो सकता है कि आप अपने आसपास के वातावरण की, व्हाट इज पॉलिटिकल हैपनिंग्स आर देयर, व्हाट इज इकोनॉमिकल हैपनिंग्स आर देयर, एनवायरनमेंट में क्या बदलाव है, ठीक है, किस तरीके की डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तमाम सारी डेवलपमेंट्स आप अवेयर हैं या नहीं है। इसको तैयार करने की जो सबसे आसान तरीका है, उसकी सुविधा के लिए हमने इनको अलग अलग विषयों में बांट दिया है। यहाँ चूक बच्चों से केवल ये हो जाती है कि साहब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं साहब आज तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आई हेट हिस्ट्री, आई लव दिस सब्जेक्ट, आई हेट दिस सब्जेक्ट। आपने कौन सी शादी करनी है उससे? बेसिकली करना क्या ये है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, कि आप अवेयर कितना है, अगर आप इस मोटिव के साथ तैयार करेंगे चीज़ों को तो ये पढ़ाई आपको बहुत मदद करती है। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो मैं सभी बच्चों से हर क्लास में कहता हूँ कि साहब आप इन विषयों को अलग अलग टॉपिक्स में बांट लीजिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए और आप ये देखिए कि मैक्सिमम कंटेंट आप तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो सर ने अभी बताया कि साहब क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होता है कि उस गिवन टाइम में वो आंसर्स दे पाना।
जीएस में दिक्कत ये होती है कि यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, ठीक है, और आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, आपके पास जो जानकारी है वो बड़ी स्पेसिफिक है या नहीं, तो ये सारी बातें आपकी चेक हो जाती हैं। तो जब आप जीएस की पढ़ाई करें, इन विषयों की पढ़ाई करें, डिटेल तो हम क्लासेस में बात करेंगे ही, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि टॉपिक वाइज तैयारी करें ताकि आप विषय को समग्रता से तैयार कर पाएँ। एक पूरा सब्जेक्ट आपको बड़ा लग सकता है, हिस्ट्री बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन क्या चंपारण आंदोलन वो छोटा सा है। आप पॉलिटी बहुत बड़ी लग सकती है, फंडामेंटल राइट तैयार करना है आपको, पूरी ज्योग्राफी मुश्किल है नहीं साहब, रिवर्स तैयार करने। तो इसी तरीके से आप टॉपिक वाइज जब आप इसको तैयार करते हैं तो मैक्सिमम फैक्ट से गो थ्रू हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये नॉलेज फिर आपको, जैसा सर ने बताया कि जब आप एसएसबी से गो थ्रू होते हैं तो न केवल आपके ग्रुप डिस्कशन में, आपके स्क्रीनिंग में, आपके इंटरव्यूज में वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है। अच्छा सर, एक जो है बहुत ही मतलब बड़ा प्रश्न है कि जो ये पेपर होता है एनडीए का जी, या एयरफोर्स का या नेवी का जी, उसमें से अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो मैथ का होता है, फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है जी। उन बच्चों की एसएसटी छूट जाती है क्लास 10 के बाद से जी। अब जो बच्चा अगले 2 साल तक घूम रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैथ्स में, उसका टच पूरा 24 मंथ छूटा रहता है जी, जीएस के पोर्शन से। तो बहुत बच्चे कहते हैं भाई हमारा पूरा टच छूटा हुआ है, हमको फिजिक्स तो आती है, मुझे मैथ्स तो आती है, मुझको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, मुझको इथेन, मीथेन, प्रोपेन सब कुछ आता है, लेकिन क्योंकि हमने 10th से एसएसटी को पढ़ना छोड़ दिया था तो अब हम इतने कम समय में या 4 महीने की कोचिंग में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इको, हम इतने तमाम बड़े बड़े उन चीज़ों को फिर से जल्दी से कैसे करें या हम कौन सा रास्ता अपनाएं कि हम पास हो जाएं और ज़्यादा मुझे भार ना पड़े। जी, बस मैं ये कहूँगा जैसा आपने कहा कि 10वीं के बाद छोड़ देते हैं, निश्चित रूप से विषय छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी या हम में से कोई भी विषयों से अलग रखा है। आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा पड़ा है, आप खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है, इस डिस्कशन में आप पड़े रहते हैं, किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है, ठीक है, कौन राष्ट्र ऋषि है, कौन पप्पू है, ये सारे डिस्कशंस आप करते हैं। तो आप पॉलिटी से जुड़ गए, आप सबके हाथ में फ़ोन है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। नहीं साहब आपको इतने जीबी रैम चाहिए, अब आप 4G से आप 5G की तरफ मूव जा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दादा दादियों की कहानियाँ इतनी सारी आपके दिमाग में हैं, तमाम सारी और स्टोरीज आपके दिमाग में भरी, अपने बचपन से अभी तक की स्टोरीज भरी हैं, तो हिस्ट्री आपके जहन में है, ठीक है। इसी तरीके से आप जिस लोकेशन में रहते हैं, आप गांव में हैं, आप शहरों में हैं, आपका आसपास, तो भूगोल आपसे अलग हो नहीं सकता। आप ये सारे विषय ऑलरेडी जानते हैं, ज़रूरत क्या है कि इन विषयों को एक फ्रेम दे देने की, एक स्टेप और आगे बढ़ जाने की, और जिस जो उद्देश्य है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अपहोल्ड कर लेने की। बस इतना सा ही करना है कि कोई चीज़ आपके पास 10 रुपए में मिलती है, आपके पास ऑलरेडी 5-6 रुपए हैं, तो थोड़ा सा श्रम करके अगर आप 3-4 रुपए और एक्स्ट्रा कर लेते हो तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट इकट्ठा कर लेते। बिल्कुल, जीएस की पढ़ाई केवल इतना ही है। आपने 10वीं के बाद क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब जब आपकी परीक्षा देने में एनडीए साल में 2 बार होता है और आपको 6 महीने का वक्त लगता है, अगर आप टॉपिक वाइज जैसा मैंने बताया तैयारी करेंगे तो ये ऐसा भी मुश्किल काम नहीं है। बाकी जब हम क्लासेस में इन सब्जेक्ट से गो थ्रू होंगे तो इस बात का कोई अफसोस आपको नहीं होगा कि आपने 10वीं के बाद छोड़ दिया और या फिर आपका बैकग्राउंड नहीं हो सब्जेक्ट का। ये सारे हर्डल दूर करने के लिए हम टीचर्स, हम मेंटर्स की जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से हम ये सपोर्टिव होंगे इसके लिए। अच्छा, एक बहुत ही जो है अहम जानकारी है साथ साथ कि बहुत से बच्चे जो हैं, जैसे कि जो बच्चा एनडी में जाने वाला है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इसकी मतलब हाइट क्या हो, जो हम लोग की हाइट हो वो कितनी हो, या हाइट की कुछ मान्यता है नहीं है। तो जो बच्चे एनडी में जाते हैं उनकी जो हाइट है, उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट ऐसे तो जो एक सामान्य जो एक प्रोसेस है आर्मी का जीडी वाला, उसकी हाइट है 169 सेंटीमीटर, लेकिन एनडीए के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे एनडीए के थ्रू एयरफोर्स में जाने के काबिल हैं या एयरफोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं, थल सेना से हट करके एयरफोर्स में, तो उनके लिए जो हाइट है वो मिनिमम 162.5 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एनडीए में 157 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो आपकी थल सेना के लिए, और आपका जो वजन है वो 45 से 48 किलोग्राम के बीच में हो, 45 से कम न होने पाए। लेकिन अगर आप एयरफोर्स के इच्छुक हैं तो आपकी हाइट 162.5 तो होनी चाहिए, साथ ही साथ
आपका जो वेट है वो 48 किलोग्राम से 51 किलोग्राम के आसपास तक होना चाहिए। 48 किलोग्राम से अगर आप कम हैं तो आप एयरफोर्स में नहीं जाएंगे। इसी के साथ साथ पढ़ाते समय बच्चे एक प्रश्न बहुत पूछते हैं कि सर अगर मैं एनडीए में जाऊंगा और हमारी बचपन से हमारी ख्वाहिश है पायलट बनने की, हम तब क्या करें? बिल्कुल है कि आप एनडीए में जाइए, आप एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, लेकिन पायलट बनने के लिए एक बहुत ही बड़ा जो क्राइटेरिया है कि आपकी जो हाइट है वो जो एयरफोर्स की हाइट है 162.5 वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन पायलट वही बनेंगे जिनकी हाइट 162.5 और वजन और आंखों की जांच होने के बाद आप चश्मा ना पहनते हो। सबसे जो अहम बात है कि आप चश्मा ना पहनते हो। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इसका मापदंड है पायलट बनने के लिए कि जो आपके पैरों की लंबाई हो वो 99 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक के रेंज को फॉलो करती हो। मतलब आपके पैर 99 सेंटीमीटर से अगर कम हुए तब आप पायलट नहीं बन पाएंगे। आप एयरफोर्स में जाएंगे लेकिन आप एयरफोर्स के थ्रू आप भारतीय वायुसेना के पायलट नहीं बन सकते हैं। अगर आपकी टांगों की लंबाई, पैरों की लंबाई, आपके कमर से लेकर के जूते तक की लंबाई अगर 99 से कम है और 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी ना होने पाए तो एक रेंज है कि जो आपके पैर की लंबाई है वो कॉकपिट के लिए, अच्छे वायुयान, अच्छे जो है फाइटर जेट उड़ाने के लिए 99 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक हो। दूसरी बात कि जो आपके पैरों के साथ साथ आपके जो थाइज होते हैं, कमर से लेकर के गांठ तक की जो आपकी जो है जो दूरी होती है, जो आपके थाइज होते हैं, आपके थाइज की लंबाई 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर वो 64 सेंटीमीटर से कम हुई या ज़्यादा हुई तो कुछ खतरा वहाँ पैदा होगा। तो 64 सेंटीमीटर की आपकी थाइज होनी चाहिए। 99 से लेकर के 120 सेंटीमीटर की आपकी पूरी लेंथ हो पैरों की। और इसी के साथ साथ सबसे जो अहम बात है कि कॉकपिट में बैठने के बाद, मतलब जब आप बैठें तो आपकी बैठी हुई ऊंचाई 81.50 मतलब कि 81.5 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। अगर आप 81.5 सेंटीमीटर से कम हैं तो इसका मतलब होगा कि आप कॉकपिट फाइटर जेट के अंदर आप आगे की बातों को देखने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे और ऐसे लोग पायलट बनने से आपको दूर रखा जाएगा। तो 3 बहुत अहम बात हैं कि आपकी जो ऊंचाई हो वो जो एयरफोर्स की होती है 162.5 वो तो होनी चाहिए। आपका जो वजन है 48 से 51 केजी का वो तो होना ही चाहिए। आप चश्मा ना लगाते हो, तीसरी बड़ी बात। और जो सबसे अहम और बड़ी बात है कि आपके पैरों की लंबाई 99 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक हो और पैरों के साथ साथ जो आपकी थाइज हो, कमर से लेकर के मिड पैर तक की दूरी जो है उसको थाइज बोलते हैं, आपकी थाइज 64 सेंटीमीटर की हो। और बैठने के बाद आपकी जो बैठी हुई ऊंचाई हो, जैसे कि हम खड़े होते हैं तो खड़ी हुई ऊंचाई हमारी 162.5 हो, लेकिन अगर हम ऐसे बैठें, बिल्कुल बैठें जमीन पर पैरों के ऊपर, तो हमारी जो ऊंचाई है वो बैठने के बाद 81.50 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फिर ज़्यादा कितनी हो तो ज़्यादा ऊंचाई 96 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। अगर वो 100 सेंटीमीटर हो गई तो आप कॉकपिट में आप ऊपर आ जाएंगे। अगर वो 81.50 से नीचे हो गई तो आप कॉकपिट के शीशे से, विंड स्क्रीन से आप नीचे हो जाएंगे। तो जो बैठने का रेंज है वो 81.5 सेंटीमीटर 81.50 से लेकर के 96 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी बातें होंगी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, सर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के, ये करीब 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सर बैठे हुए हैं, जीएस एक्सपर्ट हैं, और मैं भी करीब 24 साल से मैथ का हिस्सा हूँ। इसके अलावा जो भी आपके कन्फ्यूजन्स होंगी, बातें होंगी, वो हम सभी लोग पढ़ाने के दौरान, क्लास के दौरान बाकायदा नोट्स देकर, पीडीएफ देकर सभी की शंकाओं का समाधान करेंगे। और अब हम चाहेंगे कि कुछ जो है अनुमति लें सर के साथ। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे ख्याल से आपके सभी जो डाउट हैं रिगार्डिंग एनडीए वो यहाँ से क्रॉस चेक हो चुके होंगे, वो सॉल्व हो चुके होंगे। यहाँ मेरे ख्याल से सर की ये सारी बातें सुनने के बाद आपको कोई क्या कहते हैं वेबसाइट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनका रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उद्देश्य केवल इतना है कि आपका अपना लक्ष्य पूरा हो, एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। हम मेंटर्स उन्हीं चीज़ों में मदद करेंगे। तो आप सब हमसे जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, हमें अवसर दीजिए कि हम आपके लिए स्ट्रैटेजी बना पाएं। तो चलिए, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी को शुभकामनाएं, सभी लोग अधिकारी बने और देश की सेवा करें। सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।